सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शुभम दीक्षित, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोश का जीवन की इकाई। बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर है और आज हम इसे पूरा करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम इससे पहली वीडियो में आपको दे चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सेल को और सेल थ्योरी को समझाने का प्रयास किया है। और आज हम सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझ रहे हैं, इसलिए मैंने ये ऊपर लिख दिया, नीचे जगह न होने के कारण। स्ट्रक्चर ऑफ सेल उसे कहीं भी लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ में आना चाहिए और मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए और हमारे चैनल फ्री नॉलेज बाई SD को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लगभग हर रोज़ बायोलॉजी की वीडियो ज़्यादातर लाते रहते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और मैं बहुत ही पूरी एनर्जी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेल इंट्रोडक्शन में हमने आपको सेल की डेफिनेशन और सेल थ्योरी को समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। सेल इज़ द, अब जैसा कि मैं डेफिनेशन आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मानव शरीर की या मानव जीवन की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके, तो और उसके बाद मैंने सेल थ्योरी समझाई थी। और सेल में आपको पता होगा सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जैसा कि मैं अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। डिस्कवर्ड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665, यानी कब की थी? 1665 में की थी। और सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए अगर सेल आपको अच्छे से समझना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेल को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल को सबसे पहली बार देखा था। बट जो सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, वो 1665 में की थी। और उन्होंने सेल को लगभग 1600 के आसपास देख लिया था। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस क्या होता है? ये होता है जिसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। अभी इसको अच्छे से मैं और आपको समझाने का प्रयास करूँगा, इन सारी चीज़ों को आपको समझाऊँगा। तो मैं अब इसे मिटा रहा हूँ या डस्ट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने उस वीडियो में आपको सेल थ्योरी भी समझाई थी। और मैं आपको बता दूं कि सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एवं स्वान ने दी थी। स्लीडन 1838 और स्वान 1839 में दी थी। स्लीडन जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी पेड़ पौधों पर अध्ययन होता है और जूलॉजी सभी जीवों पर अध्ययन होता है। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। और आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पूरा लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समाप्त करेंगे, इस चैप्टर को पढ़कर। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है फ्रेंड्स? आप जानते ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देने का काम करती है। इसे क्या कहा जाता है? आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सेल में इस जगह होती है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मैंने अभी आपको ये बना रखा है, इसका मैंने
ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसे आप अच्छे से समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किया जाता है। यानी इसका काम होता है सेल को क्या देना, एनर्जी देना। ये सेल को क्या देती है, एनर्जी देती है। आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अब बात आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस से सारे सेल को क्या करता है, कंट्रोल। सारे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे कि किसी ह्यूमन को उसका ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक ऐसे ही सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसे इसी वजह से ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि, और अब आता है, क्या आता है, राइबोसोम्स। सो फ्रेंड्स, कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करता है। महत्वपूर्ण क्या करता है, ये महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करता है। महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले एरिया में ये पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले एरिया में पाया जाता है, यानी ये लगभग यहाँ पर पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम ये यहाँ पर पाया जाता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद आता है, इतना आप इसे एक बार देख लीजिए या लिख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब इसके बाद लाइसोसोम्स आता है, और लाइसोसोम का क्या काम होता है, इसका काम होता है पाचन करना। इसे भी मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। पाचन करना, ये किसका काम होता है, लाइसोसोम्स का। आप फ्रेंड्स समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, इसे भी मैं लिख देता हूँ। इसे पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। डिस्कवर्ड बाय अल्टमा।
पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसकी खोज अल्टमान ने की थी। और राइबोसोम मैं आपको बता चुका हूँ महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण और प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम्स की। और फिर इसमें आपको मैंने लाइसोसोम पढ़ाया है। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन में 70S होते हैं और कोफिशिएंट में 80S होते हैं। आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड। इतना आप समझ चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब उसके बाद लाइसोसोम में अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका काम पाचन करना होता है। और इसका क्या कार्य होता है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना। क्या काम होता है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना। वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये नाम है, ठीक से बनाता हूँ। ये भी काम लाइसोसोम्स का होता है। और ये हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन आपको बता दूं, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं इसे। आप इसे साफ देख पा रहे होंगे, साफ दिख रहा है। इसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक बार बोलिए, ताकि 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाए। कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। और इसमें आपको ये जो हम देख पा रहे हैं, ये ही सेल मेम्ब्रेन है। एक सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल्स में पाई जाती है, और एनिमल सेल्स में क्या होती है फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। मैं एक और आपको बताकर समझाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली भी इसे बोला जाता है, चयनात्मक झिल्ली, यानी सेलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, यानी ये वाली और ये वाली किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती है। और ये लेयर प्रोटीन, और ये वाली जो मिडल है, जैसे बीच वाली या मध्य झिल्ली बोलेंगे या मध्य परत, तो ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड और वसा। तो इसमें मिडिल लेयर किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है फ्रेंड्स, लिपिड। और ये अंदर वाली इनर होती है, ये भी प्रोटीन की होती है। और ये जो बाहर वाली होती है, ये भी प्रोटीन की होती है। बट जो मिडल होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की होती है फ्रेंड्स। जैसा कि अब हम सभी इसमें ये समझ चुके होंगे। और अब इसमें आप इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो तब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ।
आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब बात आती है इसमें वैक्यूल की। ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूल, ये क्या करता है फ्रेंड्स? अतिरिक्त भोजन का संचय करता है। क्या करता है? अतिरिक्त भोजन का संचय। मैं लिख देता हूं। मैं यहां पर लिख चुका हूं, अतिरिक्त भोजन का संचय कौन करता है? वैक्यूल करता है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब इसमें क्या रह गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसे हम एक लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड पदार्थ, या फिर ये आप मान के चलिए लिक्विड से थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसे हम जेली लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जेली लाइक संरचना बोल सकते हैं। जेली आपने देखी है ना, उसे हम सॉलिड कह सकते हैं और ना हम उसे लिक्विड कह सकते हैं, तो इसलिए ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं लिख देता हूं, क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है किसकी? गोल्गी बॉडी की, गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी क्या है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, इन्हें गोल्गी बॉडी कहते हैं। यानी कोशिका में ये जो आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म, इसमें एक थैलीनुमा क्या पाई जाती है? थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग, जिन्हें हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। कोशिका द्रव्य में और केंद्र के समीप, यानी ये लवा गोल्गी बॉडी यहाँ इस एरिया में पाए जाते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये गोल्गी बॉडी। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। कब की थी? 1898 में की थी। और किसमें की थी? वार्न आउल, यानी सफेद उल्लू, नहीं श्वेत उल्लू से इन्हें लिया गया था, कैमिलो गोल्गी, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इसीलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ गया। कब की थी फ्रेंड्स? 1898 में की थी। 1898 में। किससे लिया गया था ये? वार्न आउल के शरीर से, यानी श्वेत उल्लू। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1898 शरीर से लिया गया था। ये फ्रेंड्स मैं लिख चुका हूं। और न्यूक्लियस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ब्रेन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल हो गया, और ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तीनों मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एक संरचना है जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से? RER और SER। RER में राइबोसोम्स होते हैं और SER में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। अब RER की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इतना आप एक बार इसे देखिए अच्छे से, ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए। एक बार फिर से मैं वैसे इसका रिवाइज आपको करवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा था यहाँ पर, तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये SER की फुल फॉर्म होती है। अभी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा बट आप समझने का प्रयास कीजिए, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं इसे एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए, और मैं भी आपको पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप समझिए ना, RER ठीक है, RER की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे भी मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिख चुका हूँ। गोल्गी बॉडी में आपको समझा ही चुका हूँ, और एक बार इसका फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए। और इसमें से कुछ, इस वीडियो में से भी कुछ रह जाएगा, तो मैं इसके लिए आपको एक और पार्ट बनाकर आपको समझा दूंगा, बट अभी आप समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि आज आपकी समझ में इस वीडियो में पूरा आ जाइए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए, उसका मैं एकदम आपको अच्छा रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा वाला, ताकि आपकी समझ में अच्छा से अच्छा आए और आप बेहतर से बेहतर कर सकें। नीट में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, नीट के पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल ना आए, सेल जरूर आता है फ्रेंड्स, और लगभग स्कूल कॉलेज एग्जामिनेशन में भी सेल आता है, क्योंकि सेल ही बायोलॉजी का बेस है, बेसिक जिसे कहा जाता है, बेस, आधार सेल है। वो क्या है? सेल है फ्रेंड्स, सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, यानी ये क्या काम करती है? सेल को एनर्जी देने का काम ये करती है। सेल को जैसे एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, चलने के लिए, तो उसे एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगी। डियर फ्रेंड्स, कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगी उसे एनर्जी। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। अब आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम को महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसे ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको राइबोसोम लगा देना है, क्योंकि राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब बात आती है लाइसोसोम की। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है पाचन करना। पाचन करना मैं लिख चुका हूं। और मृत कोशिकाओं का
निष्कासन करना, यानी मृत कोशिकाओं को हटाना, निकालना मृत कोशिकाओं का। अब आती है सेल मेम्ब्रेन, में भी आपको समझाऊंगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैक्यूल, अतिरिक्त भोजन का संचय करना। और सेल मेम्ब्रेन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कोशिका झिल्ली। और एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल पेड़ पौधों में होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में होती है और प्लांट सेल्स में नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे कोशिका झिल्ली। इसमें 3 लेयर होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 लेयर होती हैं जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा चुका हूँ। पहली और लास्ट की, यानी सबसे ये वाली लेयर और ये वाली लेयर किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और ये मिडिल लेयर जो होती है, मध्य बीच वाली परत या फिर झिल्ली, ये किसकी बनी होती है? लिपिड की और वसा की बनी होती है। सॉरी, प्रोटीन की नहीं, लिपिड और वसा की बनी होती है ये बीच वाली मिडिल लेयर। और गोल्गी बॉडी, ये इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी, 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में की थी, कैमिलो गोल्गी ने की थी। और इसे कहाँ से लिया था? वार्न आउल से के शरीर से लिया गया था। और किसने लिया था? कैमिलो गोल्गी ने लिया था। इसी वजह से इसका नाम गोल्गी बॉडीज पड़ गया। वार्न यानी श्वेत, वार्न श्वेत, श्वेत आउल यानी श्वेत उल्लू के शरीर से लिया गया था। और साइटोप्लाज्म, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ना कि लिक्विड होता है, ये एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि ये इतना गाढ़ा भी नहीं होता है, इतना सॉलिड भी नहीं होता है, ये जेली लाइक होता है। और पानी की तरह भी लिक्विड नहीं होता है। जैसे कि आपने जेली को देखा ही होगा, तो आप ये बताइए, जेली को कोई सॉलिड थोड़ी ना कहेंगे हम, जेली को सॉलिड थोड़ी कहा जाता है। इसी वजह से ये बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से हम इसे जेली लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये जेली की तरह होता है, इसे जेली लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको समझा चुका हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप इसे एक बार देख लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना है जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाए जाते। ये भी बात मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक संरचना है और ये कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल, इसके भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, 2 घटक होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 घटक। और इसके मैं आपने ये भी बता चुका हूँ मैं कौन से घटक होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं इसे डस्ट करने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, तो उससे पहले आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए। और मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छा और बेहतर आए। तो जब तक मैं हो जाता हूँ साइड। करीब मैं 5 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूँ, तब तक आप इसे एक बार समझ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। एकदम अच्छा स्ट्रक्चर है और थोड़ा इसे जूम करके भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े और आप अच्छे से इसे समझ सकें। मैं यहाँ पर आपको जूम करके, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आ सके और आप अच्छे से अच्छा
कर सकें, इसलिए मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। लगभग कुछ टॉपिक्स बचे होंगे अभी, प्लास्टिड्स वगैरह जैसे है। प्लास्टिड इट इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, वह द्विपरतीय संरचना होती है, उसे भी मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की अलग से वीडियो बना देता हूँ मैं, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप भी बोर हो चुके होंगे। उससे पहले आपको एनर्जी लेने के लिए आप 1-2 बनाना ले सकते हैं, केला खा सकते हैं। और प्लास्टिड्स में इसी वीडियो में समझाऊंगा, और इससे अगली वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस बहुत ही ईजी डिफरेंस बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छी समझ में आए और आपको मतलब वीडियो सुनते सुनते ही याद हो जाए। मतलब ये है कि आप अगर वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसानी के डिफरेंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, डस्ट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। आप इसे एक बार और देख लीजिए ध्यान से। आई होप कि आपने इसे देख लिया होगा और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो मैं फिर से एक बार साइड हो जाता हूं। आपको अच्छा दिखाई पड़ रहा होगा ये। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे डस्ट कर रहा हूं। तब तक आप एक बार इसे आपने लिख लिया होगा, रिवाइज कर लीजिए इसे, ताकि आपकी समझ में बेहतर से बेहतर आए और आप बेहतर से बेहतर करें, यही मैं चाहता हूं। अभी 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम, 11th के बाद 12th की बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सो आप बेहतर समझने का प्रयास कीजिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ये सेल का स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो इसे भी बना सकते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हमारा बोर्ड एकदम फिर से क्या हो चुका है, साफ हो चुका है। और अब हम यहाँ पर एक टॉपिक प्लास्टिड्स इसे ख़त्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देखिए हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्लास्टिड्स पढ़ने वाले हैं, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लवक। अरे हिंदी में हम प्लास्टिड्स को लवक कहते हैं। यह द्विपरतीय संरचना होती है, पौधे और शैवालों में पाए जाते हैं। पौधे और शैवालों की कोशिका में पाए जाते हैं। इट इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। यह एक द्विपरतीय संरचना होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? द्विपरतीय संरचना। और ये प्रेजेंट इन सेल, प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। मैं इसे लिख रहा हूं और आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसके 4-5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। फर्स्ट, इट इज ए, हिंदी भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज ए
डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट आपका ये, अरे पहला पॉइंट आपका ये हो चुका है। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इन, और ये कहाँ होती है? प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल्स में नहीं होती है। यानी ये जो प्लास्टिड्स होती है, लवक जो होती है, हम ह्यूमंस में नहीं होती है। उसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिख दिया है। और तीसरा मैं आपको बता दूं, प्लास्टिड्स इज ए ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गन। प्लास्टिड इज ए ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गन। और ये कहाँ पे आपको मिलती है? प्लास्टिड्स आर अवेलेबल इन एल्गी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मैं आपको इसकी हिंदी भी बताऊंगा ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए। एल्गी, ब्लू और ग्रीन एल्गी में ये होती है। किस एल्गी में होती है? ब्लू और ग्रीन एल्गी में। एंड एल्गी और किस में होती है? जिम्नोस्पर्म्स। में ये पाई जाती है। और इसकी खोज डिस्कवर किसने की थी? हैकल ने की थी। और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर पाई जाती है ये प्लास्टिड्स? आर लेवल इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। और अब आपको बता दूं, इसकी खोज किसने की थी? हैकल ने इसकी खोज की थी 1865 में। ये मैंने आपको करीब इसके कितने पॉइंट बता दिए? 6 पॉइंट बता दिए। आप इन्हें याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें।
एक बार आप इसे अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करूँगा। प्लास्टिड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? लवक कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। कब की थी? 1865 में की थी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1865। इन 1865 हैकल डिस्कवर्ड ऑफ प्लास्टिड्स। उसने लवक की खोज, हैकल ने लवक की खोज 1865 में की थी। इतना आपको पता चल चुका होगा। इट इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। यह एक द्विपरतीय संरचना होती है। कितनी परत होती है इसमें? 2 लेयर्स, डबल लेयर। और प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल में उपस्थित होती है और एनिमल सेल्स में अनुपस्थित होती है। और हम ह्यूमन एनिमल सेल्स में आते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है सेल 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल। मुख्यतः एनिमल सेल और प्लांट सेल 2 भागों में सबसे पहले डिवाइड होते हैं, उसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आता है। ये आगे की थोड़ी बात है, ठीक है। एनिमल सेल्स तो ये प्लांट सेल में उपस्थित होती है और एनिमल सेल्स में अनुपस्थित होती है। प्लास्टिड्स इज ए ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गन। कोशिकांगों का समूह है प्लास्टिड्स। लवक यानी लवक, प्लास्टिड्स को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। तो ये क्या है? कोशिकांगों का समूह है। कोशिकांगों का समूह है प्लास्टिड। और प्लास्टिड आर अवेलेबल इन एल्गी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में उपस्थित होती है, यानी उनमें पाई जाती है। और एल्गी यानी शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे और नीले शैवालों में प्लास्टिड्स यानी लवक पाई जाती है। और प्लास्टिड्स आर अवेलेबल इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक द्रव होता है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है सेल में? कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और इन 1865 हैकल डिस्कवर्ड ऑफ प्लास्टिड्स। 1865 में हैकल नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। किसकी? लवक, प्लास्टिड्स की खोज हैकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और इससे आने वाली वीडियो में हम आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में समझाएंगे कि वो क्या होते हैं, और उसमें करीब 5 से 6 अंतर बताएंगे आपको वो क्या होते हैं। और बहुत ही आसान आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप भी आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। और हम ऐसे ही मुफ्त की स्टडी पाइए और पढ़िए। और उसके लिए हमारे चैनल फ्री नॉलेज बाय SD को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप यूं ही बायोलॉजी बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपने